सीबीआई न बनो, आओ चुप मार के। अपनी बात खत्म करते करते रफीक ने देखा कि संजय सिर बाईं ओर मोड़े, कान और कंधे के बीच मोबाइल फंसाए मोटरसाइकिल से चला आ रहा है। क्या हुआ मियाँ? संजय ने आते ही पूछा। हाथ में चोट लग गई। कैसे? मत पूछो। अबे कैसे नहीं पूछें? हाथ झूल के लूल हो गया है। कैसे न पूछें? तुम साले चेचक के सैलून में क्या कर रहे थे? संजय ने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल का रास्ता लिया। रास्ते में ही दर्द की सिसकारियों के बीच रफीक ने संजय को सारी बातें बता दी। लड़की वड़की तो ठीक है मियाँ, प्यार व्यार भी ठीक ही होता होगा, लेकिन ये बताओ साले अब पानी कैसे छुआओगे? बात पूरी करते करते संजय का बेलौस ठहाका गूंजा, जिस पर रफीक दर्द के अतिरेक में भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। अचानक ऊपर शर्ट के पॉकेट में रखी रफीक की मोबाइल विधायक के भतीजे वाला रिंगटोन सुनाने लगी। दूसरे हाथ से मोबाइल निकालकर नाम पढ़ते ही रफीक का सारा दर्द काबू हो गया। फोन उजमा का ही था। रफीक ने गाड़ी रुकवाई और एक पेड़ के नीचे अगले 1.5 घंटे तक बातें करता रहा। संजय गाड़ी छोड़कर सामने की घास पर ही लेट गया। चोट ने हड्डियों के साथ साथ गलतफहमियां भी तोड़ दी। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नया महीना आ गया था। छात्र अब अपने काम के नेताओं को पहचानने लगे थे। छात्र नेता भी इतने दिनों में अपने सुनिश्चित वोटों का अंदाजा लगा चुके थे। उनका कार्य अब अनिश्चित वोटों को अपनी ओर खींचना था। इसी कारण संजय की नजर भी छिटक रहे वोटों पर थी। इनमें से एक धड़ा शहर में रहने वाले लड़कों का था, जिनके लिए संजय ने विशेष रूप से बिरजू को काम दे रखा था। बिरजू अपने क्लास के बाद शहर में लॉजों, हॉस्टलों तथा किराए पर रहने वाले लड़कों का पता लगाता और अगले हफ्ते संजय रफीक के साथ जाकर उन लड़कों से मिलता, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करता। आज भी बिरजू इसी वजह से बाहर था और जब कुंवर सिंह चौराहे की ओर से चला तो उसने ठीक चौराहे पर जमी भीड़ देखी। भीड़ मुदित थी। जाहिर था कि कोई मजमा लगा है। सामने जाकर देखा तो पाया कि डॉक्टर साहब एक ठेले पर खड़े हाथ में माइक की लंबाई की एक लकड़ी लिए भाषण दे रहे हैं। भीड़ के पास उनके भाषण का न सिरा था न संबंध। भीड़ के लिए यह एक पागल का प्रलाप था। डॉक्टर साहब को इससे फर्क भी नहीं था। वह जारी थे। हर आम और खास तक यह बात पहुंचे कि गुलाम कादिर खान लाल किले से फरार हो गया है, बादशाह के महल से। क्या यह काम बिना किसी भीतर घात के संभव है? नहीं मेरे प्यारों, संभव ही नहीं। उसने किसी को जरूर फांसा है। कोई शहजादी, कोई बेगम या कोई ख्वाजा सरा। बादशाह तो पता लगाएंगे ही। आप सब भी चौकन्ने रहें, अपने अपने घर पर नजर रखें। गुलाम कादिर की अब शैतान से दोस्ती है। वह लौटेगा, जरूर लौटेगा। डॉक्टर साहब अभी अपना कहना जारी ही रखते कि तभी किसी शैतान बच्चे ने उनकी ठेला गाड़ी को धक्का दे दिया। डॉक्टर साहब ठेले गाड़ी सहित हाँ हाँ करते सड़क पर दूर तक टहल गए। लड़कों ने तालियां बजाई और बिरजू मन ही मन धुर पागल कहकर कार्यालय की तरफ बढ़ा। वह दरअसल कुछ परेशान सा था। उसके मन में कोई असमंजस था जिसे वह कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। इसी उधेड़ बुन में वह कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में केवल रफीक था और झाड़ सफाई कर रहा था। बिरजू ने रफीक से झाड़न लेते हुए कहा, भैया एक बात बहुत दिन से अटकी पड़ी है। सोचते हैं कैसे बोले, लेकिन नहीं कहें तो अपराधी होंगे। तुमको भी प्रेम हो गया है क्या? अरे बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, ये अला बला हमसे दूर रहे तो ही ठीक। फिर कौन सी बात है कि तालू चिपक रही है तुम्हारी? भैया हमसे गलती भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बताना हम जरूरी समझते हैं। अरे साले बफरिंग में फिल्म मत दिखाओ, सीधे कहो। रफीक ने उगते हुए कहा। भैया उस दिन जो हम और नसीम भाई सुरहा ताल से अनुपमा को उठाए थे ना। हाँ तो आपको याद है उसके साथ एक लड़की भी थी। हाँ तो वो लड़की ज्योति थी। कौन? अपनी छुटकी? हाँ भैया, सवेरे सवेरे चीलम लगा लिए हो। आप जानते हैं ना भैया, हम हनुमान जी के भक्त हैं। शिव जी से पटरी नहीं बैठती हमारी। यह बात हम आज तक इसीलिए नहीं कहे क्योंकि उस दिन बहुत दूर से देखे थे, हमको शक ही था। मगर आज जो संजय भैया आनंद होटल की तरफ भेजे थे ना, तो वहीं उनको फिर देखे। दोनों होटल के रेस्तरा में घुस रहे थे। लड़का वही था, अनुपम नेता। पक्का? रफीक को अभी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भैया वही। इस साले को उसी दिन मेमना बना देना था। गलती हुई, बैठो पीछे। कहते हुए रफीक ने कार्यालय में जल्दबाजी से ताला लगाया, मोटरसाइकिल उठाई, बिरजू को पीछे बैठाया और गाड़ी फिर आनंद होटल की ओर मोड़ ली। आनंद होटल ज्यादा दूर न था। आनंद होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और रेस्तरां की ओर बढ़ गया।
बाहर से ही बिरजू ने उसे इशारे से बैठे ज्योति और अनुपम को दिखा दिया। बिरजू को बाहर ही खड़े रहने की ताकीद के साथ रफीक भीतर घुस गया। उसको भीतर घुसते देखते ही ज्योति भयभीत हो गई। उसने फौरन दुपट्टे से अपना सिर ढक लिया, मगर इसका कोई फायदा न था। देर हो चुकी थी। रफीक सीधा उन्हीं के पास पहुंचकर 4 कुर्सियों में से खाली पड़ी एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। ज्योति उसे देखकर भय से पीली हो गई और अनुपम उस वातानुकूलित होटल में भी पसीने से तर हो गया। छुटकी, बिरजू बाहर खड़ा है, घर जाओ। रफीक के कहते ही ज्योति उठ खड़ी हुई, साथ ही अनुपम भी उठ खड़ा हुआ। रफीक ने उसके बांह का गट्टा पकड़ लिया और कहा, आप बैठिए नेताजी, आपसे कुछ मशविरा करना है। छुटकी, तू जा बच्ची। नहीं, हम नहीं जाएंगे, ज्योति ने लगभग आंसू घोटते हुए कहा। क्यों? रफीक ने धीमी आवाज में ही पूछा। ये भी जाएंगे, ज्योति ने अनुपम की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने कही ना, हमें इनसे कुछ बात करनी है, तू जा। नहीं, नहीं, आप इन्हें फिर से, ज्योति कहते कहते रुक गई। हालांकि ज्योति की अधूरी बात रफीक समझ गया। उसे हंसी आ गई। उसने अपने ललाट पर हाथ रख लिया और जब सिर उठाया तो अनुपम की ओर देखते हुए बोला, नेताजी कुछ तो पर्दा रखा कीजिए, पिटने पिटाने की बातें भी बेपर्दा कर देते हैं आप। कहकर वह ज्योति की ओर मुखातिब हुआ और कहा, अच्छा, मैं बस बात करूंगा, तू जा तो सही। रफीक ने फिर कहा, नहीं, आप मुझे लेकर चलिए, तब चलूंगी। ज्योति ने जिद ठान ली। वह वैसे ही रफीक से मुंह लगी थी। कितना बोल रही है नेताजी, आपकी सोहबत का असर है। अच्छा चल, मैं ही छोड़ दूं तुझे। कहते हुए रफीक उठा और बाहर निकल आया। ज्योति उसके आगे आगे चली। अनुपम रेस्तरा में ही बैठा रहा। रफीक ने उतरते समय ही बिरजू को इशारा किया तो बिरजू रेस्तरा के भीतर घुस आया। उसे देखकर अनुपम थोड़ा और असहज हुआ। बिरजू ने ठीक उसके सामने बैठकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी उंगलियों में चम्मच डालकर अपने हाथ से दबाव बढ़ाने लगा। नेताजी, घर की लड़की है हमारी, पहली दफा नहीं कह पाए थे, इसलिए आखिरी दफा कह रहे हैं। सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए उससे, नहीं तो बजरंग बली माफ करें, अच्छे आप भी हमको बहुत लगते हैं, भोग लगी लेंगे किसी रोज। कहते हुए बिरजू ने चम्मच का दबाव कम कर दिया और उठ खड़ा हुआ। उठते हुए उसने जरा ऊंची आवाज में ही कहा, और ये मूछ वूछ बढ़ाइए, गुड़िया और गुड्डे में कुछ तो फर्क लगे। कहकर बिरजू तो निकल गया, मगर इस तरह के वेटरों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। अनुपम ने यह अपमान महसूस किया। युवावस्था और प्रेम का अन्योन्याश्रय संबंध है। इस अवस्था में प्रेम से अछूता रह जाना तपस्या है, और तपस्या सबके बस की बात नहीं। प्रेम स्त्री और पुरुष दोनों पर एक समान भाव से तारी होता है, बस प्रेम के जग जाहिर होने का प्रभाव दोनों पर अलग अलग होता है। पुरुष ऐसी स्थिति में बात को जहाँ हंसी में निकाल देता है, वहीं अंतर्मुखी और संकोची स्त्री भी ऐसी स्थिति में वाचाल हो जाती है। कारण यह कि यदि प्रेम है तो वह पुरुष के लिए हंसी का विषय हो सकता है, स्त्री के लिए नहीं होता। यही कारण था कि ज्योति भी आज वाचाल थी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ही रफीक ने ज्योति से पूछा, क्या चल रहा है ये? क्या मतलब क्या चल रहा है? ज्योति ने और भी टेढ़ा कहा। बनेगी स्मार्ट, चलती गाड़ी से धकेल देंगे, सिर का तरबूज हो जाएगा। सीधा मन से बताओ क्या चल रहा है। क्यों, आपके मुखबिर ने नहीं बताया? शहर भर की आंखों में तो कैमरा लगा है यहाँ। हम कुछ पूछे हैं तुमसे, आप शक कर रहे हैं हम पर, ज्योति ने बेलाग कहा। हम बस पूछ रहे हैं, रफीक ने नरम होकर कहा। अनुपम नाम है इनका, ज्योति ने कहा। कुंडली हम जानते हैं, जो पूछे वो बताओ, क्या है ये सब? हाँ, पीट चुके हैं तो जानिएगा ही। सीधे साधे लोगों पर जोर चलता है आप लोगों का। और सुनिए, आप सभी का दिमाग एक ही तरफ चलता है। अरे उनके पापा टाउन प्लान में है, हमें टाउन प्लानिंग में 1 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए उनसे बात कर रहे थे। ज्योति ने कहा, टाउन भी प्लान से बनता है क्या? पढ़ाएगी हमको? रफीक की परेशानी अब बदल गई थी। और क्या? ज्योति ने मुंह बिचकाते हुए कहा, इस देश में, हमारे यहाँ बलिया में तो भाला है, तो ढाला तक जमीन खींच लो, हो गया प्लानिंग। बस कभी बलिया से बाहर का मत सोचिएगा। नहीं रे, बाहर का क्या सोचना, गंगा जी यही है, सरजू जी यही है, पीर फकीर बाप दादा हमारे सब यही। हमें तो जाने दीजिएगा बलिया से बाहर, कि वो भी नहीं? ज्योति ने पूछा। पढ़ाई कर, पढ़ाई के लिए जहाँ जाना है जा, जो चाहिए होता है हमसे बोल, हम बात कर लेंगे। समझ ले कि ये पहली और आखिरी दफा था, नेता को पता चल जाए तो? रफीक ने कहा। कौन बोलेगा? ज्योति ने मुंह बनाते हुए पूछा। हम बोलेंगे, और कौन बोलेगा? ठीक है, बोल दीजिए, पढ़ाई छुड़वा दीजिए हमारी। पढ़ती हुई लड़की घर भर में किससे देखी जाती है? कहते हुए ज्योति के सुबकने की आवाज आने लगी। रफीक ने गाड़ी धीमी की और फिर कहा, अरे कहा तो नहीं कहेंगे, बस अब रोना बंद कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा? वकील साहब की इज्जत है, नेता की अध्यक्षी है, समझी? क्लास की लड़कियों से संजय को वोट देने के लिए कहा कर। कहते हुए रफीक ने गाड़ी रोक दी। ज्योति के ऑटो का स्टैंड थोड़ी ही दूर पर था।
हमें पढ़ने दीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स प्रचार आप लोग ही कीजिए। कहते हुए ज्योति आगे बढ़ गई। उसने राहत की सांस ली कि बात ज्यादा नहीं बिगड़ी। गांव जाने वाली ऑटो आगे ही लगी हुई थी। वह उसमें बैठ गई। ऑटो के चलते ही उसने ऑटो के साइड मिरर में देखा देखा पीछे धीमी रफ्तार से रफीक की मोटरसाइकिल एक निश्चित दूरी बनाती हुई चल रही थी। वह जानती थी कि रफीक उसे गांव तक छोड़े बिना नहीं लौटेगा। उसने मिरर से आंख हटाकर मोबाइल की स्क्रीन में घुसा ली और अनुपम को ही कॉल लगाया। कहाँ है? ठीक तो है ना? ज्योति ने फोन लगते ही पूछा। हाँ ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? अनुपम ने उधर से कहा। गांव जा रही हूँ, ऑटो में। रफीक भाई पीछे पीछे ही हैं। ज्योति ने कहा। तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शादी तो करेंगे ना तुम्हारी, या घर पर ही सहेजेंगे? अनुपम ने हंसते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ संजय भैया नहीं थे, वरना तो। ज्योति ने अधूरी बात में ही अपना डर जताया। हम घबराओ मत, कुछ सोचता हूँ। अनुपम ने कहा तो फोन रख दिया। ज्योति भी थोड़ी देर में गांव के ढलान पर उतरकर घर की ओर चली गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। मुअज्जिन साहब भी तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने रफीक को बेतहाशा भागते हुए देखा। 2 बार खास कर उन्होंने उसे अपनी उपस्थिति का परिचय दिया, मगर तब तक रफीक कासिम बाजार छोड़कर अधिवक्ता नगर की ओर बढ़ चुका था। वकील साहब के घर के ठीक बाहर रुककर उसने संजय को आवाज लगानी चाहिए, मगर गले से कुछ भी न निकला। वह दौड़ते दौड़ते निढाल हो चुका था। उसने थोड़ी देर अपनी सांस को संयत किया और फिर दोनों हथेलियों को मुंह से लगाकर चिल्लाया, नेता! सर्दियों के सन्नाटे में आवाज दूर तक जाती है और वकील साहब तो पहले कमरे में ही सोते थे। संजय जब तक पहले कमरे से होता हुआ नीचे उतरता, वकील साहब उठकर बैठ गए। नमाज पढ़ने जा रहे हैं क्या? वकील साहब ने तंज किया। संजय एक दफा जवाब देने के लिए ठिठका, मगर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। नीचे उतरा तो देखा रफीक अब भी कमर पर हाथ दिए आधा झुककर हाँफ रहा था। मियाँ क्या हुआ? आधा झुके भी हुए भी हो और हाँफ भी रहे हो, कोई ले लिया क्या तुम्हारा? रफीक मजाक की स्थिति में नहीं था। वह घुटनों पर हाथ दिए हाँफता ही रहा। वैशाली चौक गए थे क्या? संजय ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, जिसका रफीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सांस संयत होने से भी पहले उसने टूटती आवाज में कहा, ज्योति भाग गई। हाँ तो भागने दो, तुम्हारा धर्म क्यों संकट में आ गया? प्यार है, तुमको क्या समस्या है? संजय ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। समस्या ये है कि वो सुजान सिंह की लड़की है। रफीक ने घुटनों पर हाथ रखे हुए हाँफते हुए ही कहा। नाम सुनते ही संजय झटके से ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसका पांव किसी अंगारे पर पड़ा हो। चाचा? संजय बस इतना ही कह पाया। हाँ चाचा। मतलब अपनी छुटकी? संजय को विश्वास करने में समय लग रहा था। हाँ अपनी ज्योति, रफीक ने फिर कहा। नहीं मियाँ, अभी कल तो गांव गए थे, खीर पूड़ी खिलाई भाई। गलतफहमी है कोई। संजय ने इस विश्वास से कहा कि रफीक भी शायद हाँ कह दे। रफीक ने जब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो संजय ने फिर कहा, गलतफहमी है ना? रफीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। संजय जानता था कि रफीक ऐसे मामलों में मजाक नहीं कर सकता। उसने बात की गंभीरता समझी तो उसके होश बेकाबू हो गए। वह फौरन मोबाइल में नंबर ढूंढने लगा। क्या कर रहे हो? रफीक ने पूछा। सुजान चा से पूछ ले जरा, संजय ने मोबाइल नंबर ढूंढते हुए ही कहा। पागल हो? माँ बाप को बात पता होती तो निकलती कैसे? अभी पूछोगे तो और परेशान हो जाएंगे। रफीक ने फोन उससे लेते हुए कहा। संजय को बात ठीक लगी। उसने परेशानी में ही अपने बालों को खुजलाते हुए पूछा, कौन लड़का कौन है? अनुपम राय। रफीक ने छोटा सा जवाब दिया। नेता अनुपम राय? संजय ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हाँ वही। तो तुम हमको न्योता देने आए हो? तमंचा कहाँ है? संजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए रफीक से कहा। तमंचे से काम होता तो काम हो गया होता नेता। घर की लड़की बाहर है घर से। शाम है तो बात दबी है। जितना फैलोगे उतनी फैलेगी बात। सुबह तक घर लाना है उसे, और वह तमंचे के जोर से नहीं होगा। शांत हो जाओ। स्टेशन पर भेजे हो किसी को? संजय ने वहशत में ही पूछा। बिरजू है वहां, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ट्रेन से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल चलो, वहां देख लेते हैं। ऐसा नहीं करेगी भाई। कभी उसको देख के ऐसा लगा? नहीं ना, फिर चलो हॉस्पिटल चलो। संजय को खुद को ही दिलासा देते देखकर रफीक ने उसकी ओर मुड़कर उसके चेहरे को अपने हथेलियों के बीच लिया और कहा, भैया हमारी बात सुनो। छुटकी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, वो भाग गई है। यही ना? हमको यकीन नहीं है। और तुमको इतना यकीन क्यों है? संजय खींचते हुए चिल्लाया, मगर थोड़ी ही देर में शांत होकर फिर पूछा, तुमको कौन बताया? उजमा। रफीक ने कहा। और उसको? छोटकी ही बताई होगी, रफीक ने कहा और फिर चुप हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, माने आज जब मेरी उजमा से बात हो रही थी तो गलती से उसके मुंह से निकल गया। हम सख्ती किए तो बताई कि ज्योति और अनुपम आज शादी कर रहे हैं।
शादी कर रहे हैं माने कोई खेल चल रहा है क्या? ठीक है, शादी कर लेगी, लेकिन भाग के क्यों? अरे घर में कही तो होती, कोई मना तो किया होता, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, किसी से कुछ कही होती। संजय खुद में ही बुदबुदाया। मुझसे कहा था, रफीक ने धीमे से ही कहा। मतलब तुमको पता था? संजय ने फिर आंख चौड़ी की। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। तो हमको क्यों नहीं बताई? घर वालों को ऐसी चीज कैसे बताएगी? और हो सकता है कि लड़के ने मना किया होगा। लड़का क्यों मना करेगा? और उसके मना करने से ये मान भी जाएगी? क्यों लड़के को शादी ही नहीं करनी? तो क्या करना है? बदला लेना है। छाती में छेद करेंगे साले का। संजय ने कहा। अभी वह कुछ और कहने ही वाला था कि रफीक का फोन घनघना उठा। उसने फोन उठाया। फोन पर जल्दबाजी में कुछ कहा गया। उससे भी जल्दबाजी में रफीक ने फोन रखा और संजय से कहा, गाड़ी पर बैठ। लौंडा झुन्नू भैया के आवाज पर दिखा है। झुन्नू भैया? संजय आश्चर्य से भर गया। उसी का किया धरा है सब, वरना हम जानते हैं उस लौंडे में इतना बारूद नहीं है। कहते हुए ही रफीक ने नसीम को फोन लगाया और पूछा, कहाँ पहुंचे? माझी पुल पर आ गए हैं भैया। हाँ, अभी तक तो कोई सवारी ऐसा नहीं निकला जिसमें लड़का लड़की साथ हो। अनुपम नेता को तो पहचानते हैं, छोटकी को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, नसीम ने कहा। अनुपम नहीं होगा, वो जिले में ही है। कोई और लड़का होगा, या अकेली लड़की भी हो तो निकलनी नहीं चाहिए। टोपी डाल सिर पे। और सुन, नकाब हिजाब और बुरके में भी कोई निकलना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत आए तो मांझी के ही शकूर मौलवी हैं, उनसे बात कर लेना, रफीक ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा। मौलवी साहब साथ में है भैया, आप बेफिक्र रहिए। छुटकी आबरू है हमारी, गंगा पार नहीं जाएगी, नसीम ने कहा। रफीक ने फोन काटा और गाड़ी झुन्नू भैया के आवास के पास रोक दी। झुन्नू भैया के आवास पर आज थोड़ी ज्यादा ही चहल पहल थी। घर में झुन्नू भैया की छोटी बिटिया का जन्मदिन था। शहर के सारे नामचीन लोगों को निमंत्रण था। हालांकि अभी मेहमान आने शुरू नहीं हुए थे, फिर भी झुन्नू भैया लॉन में बैठे सारी तैयारियां देख रहे थे। उनके साथ उनके कारिंदे भी लगे हुए थे। बाहर जब गेट पर संजय की दरबान के साथ बकझक हुई तो आवाज भीतर तक पहुंची। झुन्नू भैया तो इसी इंतजार में थे। एक कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। उन्होंने हाथ के इशारे से दरबान को दोनों को भीतर भेजने का आदेश दिया। संजय और रफीक एक साथ भीतर दाखिल हुए। रफीक मौका और मामला दोनों समझ रहा था, इसलिए उसने पीछे रहकर संजय को ही आगे जाने का इशारा किया। संजय को आता देख झुन्नू भैया ने कहा, अरे आओ आओ संजय, बहुत दिनों बाद दिखे। संजय उनके पास पहुंचकर झुका और पांव छूते हुए फिर खड़ा हुआ। और कहो, बात तो नहीं माने तुम हमारी, अध्यक्ष ही उठ ही रहे हो। झुन्नू भैया ने रफीक को घूरते हुए संजय से कहा। संजय चुप ही रहा। को क्या आ गया है, अपना कैंडिडेट बैठा दें, झुन्नू भैया ने तंज में कहा। बहन हमारी घर नहीं आई है, संजय ने झुन्नू भैया की बात को अनसुना करते हुए कहा। अरे किसी सहेली के यहाँ कितकित खो खो खेल रही होगी, परेशान न हो, आ जाएगी, झुन्नू भैया ने भरोसा देते हुए कहा। उनके ऐसा कहते ही साथ खड़े कारिंदे को हंसी आ गई। हंसने का क्या बात है जी इसमें, झुन्नू भैया ने नकली डपट के साथ कहा। कारिंदे ने छूटते ही कहा, कॉलेज में पढ़ती है मलिकार। अच्छा, मतलब बालिग है? अरे तो संजय, शीश महल या विजय सिनेमा देखाओ। आजकल के बच्चे सिनेमा देखने भी तो चले जाते हैं। आप अनुपम को बुलाइए, संजय ने थोड़ा रुखाई से कहा। कौन अनुपम? झुन्नू भैया ने इस तरह कहा जैसे वह इस नाम से भी अनजान हो। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस झुन्नू की आंख में देखते रहा। ओहो, अपने यहाँ कोई अनुपम है क्या? झुन्नू भैया ने कारिंदे से पूछा। जी मलिकार, उधर बंदरवार लगा रहे हैं। अरे वो बबलू, उसका नाम अनुपम है, हम बार बार भूल जाते हैं। हाँ, संजय क्या काम है उससे? आप बुलाइए, काम वो खुद बताएगा, संजय ने जोश में कहा। ए छोकरा, होश में बात कर, पास ही खड़े कारिंदे ने गरज कर कहा। होश हम बाहर गेट पर ही खोकर आ गए हैं चचा, छेड़िए मत, नहीं तो आप ही पर छोड़ बैठेंगे पहला हाथ। संजय ने झुन्नू भैया की बेहयाई का गुस्सा कारिंदे पर निकाला। कारिंदा अभी जोश में आगे बढ़ा ही था कि झुन्नू भैया ने बीच में कहा, अरे तो बुला दो बबलू को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़े लिखे वाला लड़का है, अध्यक्ष ही लड़ना चाह रहा था, कौन जाने कौन डरा दिया है बेचारे को, दुबका रहता है, अब फिर से तैयार करना है लड़के को। अध्यक्ष ही ऐसे कैसे लड़ेगा, उसके पिताजी आए थे, सोनभद्र के बड़े अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता हैं। कहने लगे लड़का शुरू से बाहर रहा है, यहाँ के माहौल से परिचित नहीं है, जरा ध्यान रखिए, अभी बुला देते हैं, बात कर लो। लेकिन बताओ तो बात क्या है, कहकर झुन्नू भैया ने अपने कारिंदे को अनुपम को बुला लाने का इशारा किया। अनुपम थोड़ी ही देर में हाथों में फूलों की लड़ियां लिए आ पहुंचा। उसे देखते ही संजय की मुट्ठियां सख्त हो गई। उसने फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सीधा अनुपम से ही पूछा, ज्योति कहाँ है? लालटेन में, अनुपम ने यूं बेशर्मी से कहा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसके इस जवाब से झुन्नू भैया और उनके चेले कारिंदे ठठाकर हंस पड़े।
संजय अभी उसे कुछ कह पाता, तभी अनुपम ही बोल पड़ा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे लगा बूझो तो जाने वाला खेल चल रहा है और मुझे जवाब देने के लिए बुलाया गया है। बड़ा सीधा बालक है। अरे बबलू, संजय की बहन का नाम है ज्योति, जानते हो? झुन्नू भैया ने आराम से पूछा। अरे तो ऐसा कहिए ना, उन्हें कौन नहीं जानता। पूरा कॉलेज जानता है, रिक्शा वाला जानता है, टेम्पो वाला जानता है, शहीद पार्क का एक एक गार्ड पहचानता है, मेडिकल स्टोर वाला जानता है, बेखट के फ्लेवर वाला कंडोम मांग लेती है। अनुपम ने इस लहजे में कहा कि कारिंदों का ठहाका एक बार फिर गूंज उठा। तारी माँ की, कहते हुए गुस्से में जैसे ही संजय उसकी ओर बढ़ा, झुन्नू भैया के एक 6 फुटे कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश में उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते संजय को रफीक ने संभाला और संजय को शांत रहने का इशारा कर झुन्नू भैया से मुखातिब हुआ। भैया, हमसे कोई गलती हुई तो सिर हाजिर है। अध्यक्षी उध्यक्षी छोटी बात है, आप कहें जूती में पानी पी लें, आपकी रेत पर नाक रगड़वा के माफी लिखवा लें, मगर बच्ची आबरू है घर की। अंतिम बार शाम में इसी के साथ दिखी थी, इसीलिए इससे पूछ रहे हैं। इसके दिल में कोई गुबार हो तो थूक ले मुंह पर, चाहे हमारे चाहे संजय के, मगर बच्ची को घर भेजे। रफीक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। तुम कौन हो भाई?